जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा, आज मेरा आपका जो लेक्चर है आपके साथ, जो आज मैंने बेसिकली आपको जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से, उसके बारे में बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है या डिस्क्रिपेंसीज है उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। क्लास में आपने सारा किया हुआ है, ये जस्ट एक मैं इसलिए आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ ताकि अगर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जो अचानक से ये मुसीबत दुनिया पर आ गई है, जिसकी वजह से सब लोग घरों में बैठ के बंद हो गए हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स को भी खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सो उस वक्त के दौरान अगर तो बच्चों को पेपर प्रिपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेसिकली लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेसिकली आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। यू कैन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, होता क्या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? हम बात यहां से शुरू करते हैं। इट इज बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ कंपनी टू चेक और रिकंसाइल द डिफरेंस अराइजेज इन कैश बुक और पासबुक। अच्छा, एक पर्सन है, उसका कंपनी अकाउंट है बैंक के अंदर, उसकी एक महीने के अंदर रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही है। अब ट्रांजैक्शंस आपको पता है दो तरह की होंगी, या तो उसके कोई ना कोई रिसीट्स होंगी, या तो उसके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, डिपॉजिट हो रहे होंगे, या उसके अकाउंट से पेमेंट्स हो रही होंगी, यानी कैश इनफ्लो हो सकता है या कैश आउटफ्लो होगा। ये दो तरह की ट्रांजैक्शन उसके पूरे महीने में हो रही हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनको कंपनी के एंड पर जैसे ही ट्रांजैक्शन की जाती है उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन बैंक के एंड पर देखा जाए तो बैंक उसको उसी टाइम रिकॉर्ड नहीं करता ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। इसी तरह ही समटाइम्स ऐसे होता है कि कंपनी के अकाउंट में कुछ अमाउंट आ जाती है या कुछ अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, चली जाती है, लेकिन एट अ टाइम उसी टाइम कंपनी को भी उसके बारे में मालूम नहीं हो पाता। सो दैट मीन्स इस वर्किंग के दौरान क्या होता है, समटाइम्स कंपनी का जो अपना अकाउंट होता है, जो कंपनी की जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जो अकाउंटिंग की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, जो कि वो किस में कर रहा होता है, कैश बुक में। अब कंपनी जो अपने एंड पे रिकॉर्डिंग्स कर रही है उसे अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग्स ही कहा जाता है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है और जिसमें करती है वो बेसिकली उसकी कैश बुक कहलाती है कंपनी की। और इसी तरह ही बैंक अपने एंड पे एक बुक में रिकॉर्ड कर रहा होता है, और बैंक की जो बुक है वो बैंक की जो बुक है वो पासबुक कहलाती है, मतलब बैंक स्टेटमेंट कहलाती है। तो दोनों अपने एंड पे उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने भी आपको बताया ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस समटाइम्स कैश बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती हैं लेकिन पासबुक में उस एट अ टाइम रिकॉर्ड नहीं होती, या समटाइम्स पासबुक में रिकॉर्ड हो जाती हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी अपनी जो किताब है, हमारे पास जो अपनी कैश बुक है उसमें हमारे जो कंपनी के अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हैं उसमें, और बैंक के पास जो बैंक स्टेटमेंट है या पासबुक है जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, उन दोनों के अंदर डिफरेंट बैलेंस के दरमियान डिफरेंस आ जाता है, जिसको डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। किसी में किसी पॉइंट में कमी आती है, कोई वैल्यू कम है, कोई ज़्यादा है, या कोई रिकॉर्ड ही नहीं की गई। सो उस कमी को पूरा करने के लिए, उसकी वजह से जो डिस्क्रिपेंसी हमारे पास आती है उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। क्लियर? आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और वो कौन बनाता है, कंपनी के एंड पे बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? अगर तो कैश बुक और पासबुक में कोई कमी या ज्यादती है, कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज हुई है, तो उसको रिकंसाइल करने के लिए, ठीक करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है वो कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज है, वो कौन कौन सी रीजन है जिनकी बिना पर जो है ना, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी राइज होती है और क्यों होती है। वो कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, जिसको आपने रिकंसाइल करके अपना बैलेंस मैच करना होता है या उसको बैलेंस को रिकंसाइल करना होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि हमारे पास दो बुक्स हैं, कैश बुक है और एक पासबुक है। कैश बुक में कंपनी रिकॉर्डिंग्स कर रही है और पासबुक में बैंक रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो इन दोनों के अंदर हमारी रिसीट्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी पेमेंट्स भी रिकॉर्ड हो रही है। मतलब हमारी अगर पेमेंट आती है तो हम डेफिनेटली बात है हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है तो उसको भी किसी ना किसी प्रॉपर साइट पे रिकॉर्ड किया जाता है और उसको भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर कोई पेमेंट की जाती है हमारे अकाउंट से तो उसको भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात ये आती है कि अगर तो हमारे अकाउंट से पेमेंट होती है
तो कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, या हमारे अकाउंट में जब रकम आती है तब उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक छोटा सा तरीका, इसको अगर आप जान लेंगे तो आपको रिकंसाइल करने में आसानी होगी। तो बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये तो आप लोगों को पता है, ये जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास डेबिट साइड होती है, और राइट साइड हमेशा हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। सेम, दिस इज अ डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। अब ये कैश बुक की डेबिट साइड है और ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है, ये पासबुक की डेबिट साइड है, ये पासबुक की क्रेडिट साइड है। एक सिंपल फॉर्मूला ही, इसको समझ लें, इसको आप याद कर लें, इसको मेमोराइज कर लें, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर सकें प्रिपेयर। हमारी क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में जब भी कोई रकम डिपॉजिट की जाती है, मतलब जब भी हमारे अकाउंट में कोई रकम रिसीव होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी कैश बुक में उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करती है, बिकॉज कैश बुक की डेबिट साइड हमारी डिपॉजिट साइड कहलाती है। डिपॉजिट साइड मतलब जब भी हमारे अकाउंट में रकम आती है, मतलब डिपॉजिट की जाती है, तो कंपनी क्या करती है, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करती है, जो कि डिपॉजिट को शो कर रहा है कि हमारे अकाउंट में अब रकम जमा हो गई है। और जब हमारे अकाउंट से रकम विड्रॉ की जाती है, मतलब हमारे अकाउंट से जब पेमेंट होती है, उस दौरान जो कैश बुक है कंपनी जो है वो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करती है। लेकिन अगर हम पासबुक की बात करें, बैंक स्टेटमेंट की बात करें, तो बैंक स्टेटमेंट में इसके ऑपोजिट वर्किंग चल रही होती है। वो कैसे कि अगर तो कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड की जा रही है डिपॉजिट के नाम से, तो पासबुक में क्रेडिट साइड डिपॉजिट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। दोबारा बता देता हूं, अगर तो कैश बुक अपनी रिसीट्स को, अपने डिपॉजिट्स को डेबिट पे रिकॉर्ड कर रही है, तो पासबुक अपने डिपॉजिट्स को, अपनी रिसीट्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगी। और जो पेमेंट्स है हमारी, वो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती हैं, जबकि पासबुक में वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती हैं। ये जो हमारे पास जो बैलेंसेस थे, जो मैंने आप लोगों को करवाए थे, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, ये बात आपने उसमें भी पढ़ी थी कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारा होगा, दैट मीन वो कैश बुक के डिपॉजिट को डेबिट को शो करेगा। तो यकीनन सी बात है, वो अगर पासबुक के क्रेडिट बैलेंस डिपॉजिट है तो पासबुक के क्रेडिट को ही शो करेगा। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है कैश बुक का, तो उसका जो आंसर होता है हमारे पास वो क्या होता है? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। बिकॉज कैश बुक का डेबिट बैलेंस डिपॉजिट को शो करता है, तो पासबुक का कौन सा करता है? क्रेडिट बैलेंस डिपॉजिट को शो करता है। सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि बैलेंसेस भी इसके अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। चाहे आप फेवरेबल बैलेंस देख लो कैश बुक का, चाहे आप अनफेवरेबल बैलेंस देख लो कैश बुक का या पासबुक का, वो दोनों इसी तरीके से वर्किंग करते हैं। मतलब कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो पासबुक का डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्लियर? अब आते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर, कुछ एंट्रीज के ऊपर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी। ये मोस्ट रिपीटेड बेसिकली हमारे पास जो है वो एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं। हमारे पास ये वो अराइजेड हमारे पास एरर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास मसले आ रहे होते हैं, हमारा बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा होता, या हमें कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो उसको फिर हम रिकंसाइल करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसकी रिलेटेड प्लेस पे इसको एडजस्ट करते हैं और एट द एंड इसको बैलेंस निकाल के हम अपना इक्वल कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड है वो एक ये ट्रांजेक्शन है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि जी हमारे अकाउंट से चेक इशू तो हो गया है, मतलब हमने चेक एक लिख के बैंक को दे दिया कि इसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी जाए, लेकिन बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। अब यहाँ पे अगर हम अपने इस फॉर्मूला के जरिए बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है? कह रहे हैं चेक इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब अब हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में इन दो वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि हमारे अकाउंट से पेमेंट की गई है। जब आप इशू करते हैं कुछ चीज़, दैट मीन्स आप ऑर्डर देते हैं कि इसकी पेमेंट कर दी जाए, ठीक है। मतलब चेक इशू किया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई, दैट मीन्स हमने चेक इशू कर दिया। जब कंपनी चेक इशू कर देती है तो वो क्या करती है? वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंशन कर देती है कि हमारी तरफ से चेक की पेमेंट हो गई। दैट मीन्स जब ये कंपनी ने चेक इशू किया है, कंपनी ने क्या किया? अपनी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि कंपनी ने चूंकि पेमेंट की है तो इसलिए कंपनी ने क्या किया? पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। मतलब कंपनी ने उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब एरर कहाँ पे आ रहा है? वो ये कह रहा है कि नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया, बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। दैट मीन्स क्या हुआ है? एरर किसके एंड पे आ रहा है? डिस्क्रिपेंसी किस वजह से आई है?
यानी बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की। तो जब बैंक ने पेमेंट ही नहीं की तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि बैंक उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर या अपनी पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करे कि मैंने कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं की, दैट मीन्स बैंक ने क्या नहीं किया, पासबुक में उसको डेबिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है तो पासबुक की तो डेबिट साइड पेमेंट साइड कहलाती है हमारी। सो बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं की, दैट मीन्स बैंक ने अभी तक उसको डेबिट नहीं किया। सो ऐसी जब भी ट्रांजैक्शन आएगी उसको हमेशा पासबुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसका सिंपल सा यही सोल्यूशन है, ऐसी जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उसको पासबुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। और उसकी रीजन क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, या और चेक नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। वो कहता है एक चेक है वो बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, चेक सेंट, किसी ने चेक भेज तो दिया लेकिन अभी तक बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ। अब किसी ने चेक भेजा मतलब हमारे अकाउंट में किसी ने जमा करवाया है। अगर हम किसी को चेक देते वो हमारे पास इशू कहलाता। जिसने पिछली ट्रांजैक्शन में देखा है चेक इशूड मतलब हमने पेमेंट के लिए इशू किया है, लेकिन यहां कह रहा है सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स ये बैंक में डिपॉजिट के लिए चेक आया था जो कि अभी तक क्रेडिट नहीं किया। कलेक्ट नहीं किया का मतलब ये नहीं है कि बैंक के पास चेक आया ही नहीं। कलेक्ट नहीं किया मतलब ये है कि बैंक ने उसकी अभी तक अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं की। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि सपोज आपका अकाउंट जो है कंपनी का वो HBL में है, लेकिन आपके बैंक में फैसल बैंक का एक चेक आ जाता है कलेक्शन के लिए। तो उसमें क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा चेक है वो आउटपुट क्लियरिंग के लिए चला जाता है। मतलब अब वो जो चेक है वो HBL से जाएगा फैसल बैंक में क्लियरिंग के लिए, और क्लियरिंग का टाइम होता है 2 दिन। 2 दिन के बाद जो है वो अमाउंट फिर ट्रांसफर होती है। अगर तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके पर्सन के अकाउंट में प्रॉब्लम मतलब लेट्स से 20,000 का चेक है तो आप कलेक्शन के लिए भेजते हो, जब उससे रिलेटेड बैंक में पता चलता है जी उसके अकाउंट में तो 15,000 है, तो इस सूरत में भी जो है वो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एरर जो होता है दैट मीन्स अब उसने जो है कलेक्शन के लिए भेज दिया, दैट मीन्स उसने कह दिया कि ये डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब कैश बुक में तो उसने डिपॉजिट पे रिकॉर्ड कर लिया, मतलब उसने डेबिट पे रिकॉर्ड कर लिया जी हमारा अकाउंट में चेक आ गया तो मतलब डिपॉजिट हो गया। लेकिन बैंक उसको तब तक नहीं डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा जब तक उसके अकाउंट में रकम जमा नहीं होगी। तो जब तक रकम ट्रांसफर नहीं होगी वो नॉट क्रेडिटेड कहलाएगा। दैट मीन्स बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं आया, दैट मीन्स बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। सो ऐसा चेक हमेशा पासबुक में क्रेडिट किया जाता है। इसका सिंपल ये सोल्यूशन है, ऐसा चेक हमेशा पासबुक में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में बच्चों को थोड़ी मसला पेश आता है, वो इसलिए कि बच्चों को समझ नहीं आ पाता कि ये हमारे पास जो है ना मिस्टेक कैश बुक में आ रही है या पासबुक में आ रही है। क्योंकि सिंपल हमें वो कहता है कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक, लेकिन अब ये पासबुक में डेबिट हुई है क्रेडिट हुई है तो कैश बुक में डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो इसका मसला है। तो सिंपल सी बात है, अब वो कह रहा है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक, दैट मीन्स बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं आपके, बैंक ने कुछ चार्जेस की डिडक्शन की है आपके अकाउंट से, तो उसको पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया गया। डेफिनेट सी बात है, हर महीने के एंड पर बैंक के भी कुछ चार्जेस होते हैं। लेट्स से कोई टैक्स होता है हमारा, फेडरल टैक्स होता है हमारा, उसके अलावा कोई ना कोई अकाउंट की नेचर के लिहाज से कोई ना कोई उसकी लेट्स से SMS सर्विस ली हुई है, या आपने जो है ना कोई चेक इशू करवाया है, या जो बैंक ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं, या कोई भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेंसेस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेंसेस विच कैन बी डिडक्टेड बाय द बैंक। बैंक आपको कोई स्पेशल सर्विस देता है, उस बिहाफ पर हर महीने बैंक क्या करता है आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस काट लेता है, तब वो आपके बैंक चार्जेस कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं और पासबुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब ये वो डिडक्शन है जिसका आपको नहीं पता, कंपनी को अभी इसकी इंटीमेशन नहीं हुई। अब लेट्स से अकाउंट से कंपनी का जो है वो एक्सपेंस जो है आपके चार्जेस का 200 डिडक्ट हो गया, लेकिन इस चीज़ का कंपनी को नहीं पता चलेगा क्योंकि ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ली जाएगी। कंपनी को पता चलेगा, कंपनी को तब पता चलेगा जब वो अपनी कैश बुक और बैंक की जो है वो बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक को मैच करेगा, ट्रांजैक्शन देखेगा कि बैलेंस में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, उसको फिर पता चलेगा कि डिफरेंस हमारा बैंक चार्जेस का आया।
ये ऐसा एक्सपेंस है जो कि बैंक डिडक्ट कर लेता है। अब बैंक ने चूंकि आपके अकाउंट से चार्जेस काटे हैं, दैट मीन्स आपके अकाउंट से क्या हुई है, पेमेंट की गई है। तो आपके अकाउंट से पेमेंट हुई है तो मतलब पासबुक से डिडक्शन हुई है। तो पासबुक से जब पेमेंट होती है तो बैंक उसको रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड में, ठीक है। आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस काटे हैं, आपके अकाउंट से पेमेंट हो गई, बैंक ने क्या किया, उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि आपको नहीं पता, दैट मीन्स आपने इसको अपनी पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया। आपने क्या नहीं किया, आपने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया। सो ऐसा जो है हमेशा बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट किया जाता है कहाँ पे, कैश बुक के अंदर। क्लियर, बैंक चार्जेस हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, किसकी, कैश बुक की। सो बैंक चार्जेस जब भी आएगा क्वेश्चन में हमेशा उसको क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। ठीक है, आपको कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, दैट मीन्स आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। मतलब यह है आपके अकाउंट में उसके अगेंस्ट अमाउंट डिपॉजिट करा दी गई है। आपने कहीं पैसे खर्च किए थे, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये भी वो चीज़ है जिसका आपको इंटीमेशन नहीं होगा या आपको नहीं पता चलता कि हमारे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी गई है, और कितनी की गई है, कब की गई है, आपको नहीं पता। तो जैसे ही रकम ट्रांसफर होती है तो बैंक क्या करता है, बैंक रिकॉर्ड कर लेता है जी कस्टमर के अकाउंट में इतनी रकम डिपॉजिट करा दी गई है। तो दैट मीन्स बैंक क्या करता है, डिपॉजिट करता है। किस साइड पर रिकॉर्ड करेगा, डिपॉजिट साइड में। डिपॉजिट साइड हमारे पास कौन सी है, क्रेडिट साइड। इसका मतलब है जब भी कोई इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा, वो क्या किया जाएगा, पासबुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता ही नहीं है, आपको विदाउट इंटीमेशन ऐसा सारा काम किया गया, तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया गया। सो ऐसा जो एक्सपेंस है वो हमेशा डेबिट किया जाता है कैश बुक के अंदर। ठीक है, ये जब भी रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश बुक के अंदर डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। कंपनीज जब भी ये प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो तमाम के तमाम अकाउंट में, जिस तरह की सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हमें नहीं पता होता किस टाइम आइए कब भैया, हमें सडन जब अकाउंट चेक करते हैं दिन के टाइम या शाम के टाइम, या हमें सब कंपनीज होती हैं मोबाइल के SMS के जरिए उनके मैसेज आ जाते हैं कि ये अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो इसी तरह कंपनी क्या करती है, जब इंटरेस्ट वगैरह या प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफ़र कर देती हैं, समटाइम ये होता है कि पता नहीं चलता, तो डैट मीन्स आपके अकाउंट में उसकी डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। तो बैंक क्या करता है, उसको डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेता है, जबकि आपकी तरफ से ऐसा कोई सीन नहीं होता। समटाइम्स पेपर में आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह ये भी कह देता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। मतलब डिपॉजिट्स मतलब जो आपने बैंक में रकम जमा करवाई हुई थी, उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट दिया गया या उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट दिया गया। ये आप लोग इट्स लाइक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट यही अकाउंट होता है, कस्टमर ने बैंक में रकम जमा करवाई होती है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, इसको प्रॉफिट मिलता जाता है। तो वो भी हमारा इसी चीज़ को शो करता है या मेंशन करता है। ये कुछ बेसिक्स आपकी जो है वो डिस्क्रिपेंसीज थी, ये बेसिक्स हैं आपकी, जो कि आपको बार बार पेपर में रिकॉर्ड होती हैं। ट्रांजैक्शंस के अंदर यही एंट्रीज जो है वो बार बार घूम फिर के आपको दी जाती हैं। और बच्चों, इसको करने से पहले सबसे पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस कौन सा दिया गया है, इसकी एडिशन और इसकी सब्सट्रैक्शन, इनको जमा करना है या इनको माइनस करना है, इसकी वर्किंग कैसे करनी है, ये तमाम की तमाम आपकी डिपेंड करती है क्वेश्चन के जो बैलेंस गिवन होता है आपका, उस बैलेंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और आपका आंसर भी फिर उस बैलेंस के अकॉर्डिंगली आता है। सपोज क्वेश्चन में आपको वो बैलेंस दे देता है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, तो दैट मीन्स अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है तो आंसर में आपका हमेशा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्यों, यहाँ से मैंने आपको रीज़न उसकी बता दी है। और सेकंड, अगर तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे देता है तो आपका आंसर में पासबुक का डेबिट बैलेंस आएगा। क्यों, तो कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का डेबिट है, और कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्रेडिट है। अगर आप लोगों को ये नहीं याद रहती ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से, डिस्क्रिपेंसी के इसको लिखना कैसे है या कौन सा कब डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है, आपको भूल जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। साथ इसके ज़रिए आप अगर उनको देखेंगे, उनको जज करेंगे, तो आप लोग बहुत ईजीली इसको कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है ना थोड़ी बात करनी थी
कैश बुक के ऊपर कि कैश बुक क्या होती है, ये भी मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था कि 3 तरह की कैश बुक्स होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक होती है हमारे पास, डबल कॉलम होती है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। वो बेसिकली मैं इधर आप लोगों को अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर पेपर पैटर्न के मुताबिक बात करें तो पेपर के अंदर आपका BRS का यही पोर्शन उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है बच्चों को, इसी पेपर के अगेंस्ट, इसी पैटर्न के अगेंस्ट, इन्हीं ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट पेपर आता है। कैश बुक का क्वेश्चन पेपर में वो आप टच नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को वो करवा दिया था, तो उसको भी घर बैठ के उसकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। सिंगल कॉलम की भी करें, डबल कॉलम की भी करें और ट्रिपल कॉलम की भी करें। तीनों आसान है, बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि सिंगल कॉलम के अंदर जस्ट आपने कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, डबल कॉलम के अंदर कैश के अलावा आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस भी आ जाती हैं, और ट्रिपल कॉलम के अंदर कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट्स। क्लियर? आज के लेक्चर से इतना ही। थैंक यू सो मच।